लेते हैं। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे मार्च फर्स्ट वीक का। आई थिंक ये हमारी इस सीरीज की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम दूसरे फॉर्मेट में इसमें काम करेंगे। डेली करंट अफेयर्स वाला, डेली तो नहीं रहेगा, वीकली करंट अफेयर्स ही रहेगा, पर वो हम आगे के लिए पढ़ेंगे अब। देखते हैं सर से जैसे भी होगा। ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक, मार्च हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल हमने कर चुका है, तो मई भी हमने हमने ऑलमोस्ट 3 महीने के करंट अफेयर कर चुके हैं इस सीरीज में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है ना सबके लिए? कोई इशू तो नहीं है किसी को? एक बार लिख दीजिए बस स्टार्ट करने से पहले कि वॉइस क्लियर है। ठीक है, ओके। चलिए जी, ठीक है जी। आज कोट ऑफ द डे: परफॉर्म योर ड्यूटी विद ए स्टेडी माइंड, अबैंडनिंग अटैचमेंट टू सक्सेस एंड फेलियर। मतलब जो आपकी ड्यूटी है वो आप स्टडी माइंड से करिए, मतलब शांत दिमाग से करिए। और कोई भी अटैचमेंट मत करिए, कोई भी मतलब ऐसी सोच मत है कि इससे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फेलियर मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है सक्सेस और फेलियर की। बस अपना काम करते रहिए। काम इस टाइम में आपका क्या है? पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, क्लासेस अटेंड करनी है, तो यही आपका काम है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो आपको मतलब एग्जाम के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। क्या पता ये एग्जाम ना क्लियर हो तो अगला वाला हो जाए, वो ना हो तो अगला वाला हो जाए, ये चलता रहेगा। तो पर ये है कि आप अपनी ड्यूटी करते रहिए। जब ड्यूटी करेंगे तभी जाके आप अपनी सक्सेस मिल पाएगा लाइफ में। ठीक है जी, भगवत गीता का कोट है। तो आप ऐसे ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए इस कोट को, और इन फ्यूचर्स आप क्लियर कर देंगे ये एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम होगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। फर्स्ट सेगमेंट है पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव। ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव में जो जो हमारी गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं इस सेगमेंट में। चलते हैं आगे। ठीक है जी, पहला जो है नारी शक्ति वंदनन अधिनियम, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट अन डिलिमिटेशन कमीशन। अभी क्या है, ये बहुत न्यूज़ में था, और ये एक्चुअली क्या मार्च में चल भी रहा था। अप्रैल में इसने थोड़ा बहुत न्यूज़ कवर करा था, मैं चाह रहा था इसको डिटेल से कवर करूं। तो मैंने इसके लिए अलग से स्लाइड ऐड करी है इस बार, कि आपका ये क्लियर हो जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जो हुए हैं अभी वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, तो पहले देख लेते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये क्या क्या है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसमें क्या हुआ था कि 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया था वुमेन्स को। कहाँ? लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, क्या कर दिया था हमने? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। 33% रिजर्वेशन का मतलब क्या है? फॉर सपोज 100 सीट है, तो 100 में से 33 हमारी वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी, बाकी मेन वाली सीटें होंगी। ठीक है जी, तो नारी शक्ति वंदनन अधिनियम, इसमें दो चीज याद रखने की जरूरत है कि एक तो ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है जी, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कि 30, और सेकंड चीज याद रखने की है, 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा किसको? वुमेन को। कहाँ? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेट करता है? तो ये 33% रिजर्वेशन से रिलेट करता है। ठीक है जी, आगे और भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें हुआ क्या था, देखो इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि जब हम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आई थिंक 2023 में आया था, और ये एक्ट भी बन गया था। जो ये विमेन रिजर्वेशन एक्ट है, ये एक्ट भी बन गया था, ये पास हो गया था पार्लियामेंट में, किससे? लोकसभा से भी, राज्यसभा से, या प्रेसिडेंट का भी एसेंट मिल गया था। तो ये जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसमें 33% रिजर्वेशन दे रहे थे वुमेन को। इसने क्या है, एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस करा था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 334A। इसमें क्या गया था कि ये 33% जो रिजर्वेशन है, ये कब इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम? जब फ्रेश डिलिमिटेशन हो जाए। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो स्टेट्स की बाउंड्रीज है, ठीक है, उसको एकदम फ्रेश तरीके से हम चेंज करा जाए, और सीटें बढ़ाई जाए या घटाई जाए, जो भी होगा वो हम कर दें, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा 33% रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये फ्रेश डिलिमिटेशन कब हो सकता है? जब पहला सेंसस, इस एक्ट पास करने के बाद 2023 में जो ये एक्ट पास हो गया, उसके बाद जो भी पहला सेंसस होगा, ये देखिए लिखा है ना, जो भी पहला सेंसस होगा आफ्टर दी 2026, ठीक है, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन होने के बाद ये एक्ट लागू हो जाएगा 33% वाला रिजर्वेशन का। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। इसमें क्या है,
2023 में हमने एक्ट पास कर दिया। एक्ट पास करने के उसमें हमने एक आर्टिकल ऐड करा 334A, और उसमें लिख दिया था कि जब भी सेंसस हो जाएगा 2026 के बाद, जो पहला सेंसस होगा उसमें जो फ्रेश डिलिमिटेशन होंगे, मतलब बाउंड्रीज, स्टेट की बाउंड्रीज और जो नंबर ऑफ सीट्स है वो चेंज हो जाएगी, तब उसके बाद ये 33% रिजर्वेशन हमारा क्या इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पर हुआ क्या, हम आते हैं 2026 में, सेंसस तो हुआ नहीं अभी तक, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देखो, अब मैं आगे इसको बताता हूँ, पहले डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। इट इज अ हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट whose orders have to force in law cannot be challenged। ये तो छोड़ दो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डिलिमिटेशन कमीशन का, ठीक है। सर आप बोलो ना ये डिलिमिटेशन कमीशन होगा, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, ये डिलिमिटेशन है क्या, तो बाउंड्रीज इसमें क्या करते हैं, रीड और ड्रॉ करी जाती है, किसकी, पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हम क्या करेंगे कि अगर सीटें बढ़ रही है, जैसे वहां पर पॉपुलेशन बढ़ी होगी, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम क्या कर देंगे, इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स रहेंगे और इक्वल नंबर ऑफ सीट्स रहेगी, जैसे जैसे डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है, मतलब पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है वहां पर उस जगह पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह के ले लो आप, जैसे मंडी, एक हिमाचल प्रदेश में मंडी एक जगह है, उसमें क्या, एक MP आता है। तो क्या हो गया, अब मंडी बहुत बड़ी है, उसमें पॉपुलेशन चेंज होगा इतने साल से, ठीक है। तो अगर ये इस टाइम पे हो रहा है 2011, आई थिंक 2001 वाले सेंसस के हिसाब से हो रखा है, नहीं 2011 वाले सेंसस के हिसाब से हो रखा है, जो हम वहाँ पर की पॉपुलेशन है और कितनी सीट से होनी चाहिए, ठीक है। तो मंडी में जैसे कि आप पॉपुलेशन चेंज होगी होगी पॉपुलेशन बड़ी होगी, कहीं घटी भी हो सकती है। तो पॉपुलेशन चेंज होने के बदले जो मंडी की बाउंड्रीज है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो चेंज कर सकते हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है जी। जो बाउंड्रीज चेंज हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पहले एक सीट थी, यहाँ पर दो सीटें करी जा सकती है। और जो पहले मंडी की जो बाउंड्री थी वो बड़ी थी, तो उसको आधा काट दिया जाता है, मतलब छोटी कर देते हैं, एक छोटा और कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगी, एक छोटी, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दो या तीन कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है अगर पॉपुलेशन बड़ी है, अगर घटी है तो उसको और बड़ा करा जा सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या करना है, बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना होता है, ठीक है जी। पार्लियामेंट्री और असेंबली काउंट, यही डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, ठीक है जी। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर अभी 78 सीट्स हैं लोकसभा में, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अभी इसमें हिमाचल प्रदेश में इतनी है नहीं, तो डिलिमिटेशन कमीशन होने के बाद ये सीट्स बढ़ भी सकती, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ी हुई तो सीटें भी बढ़ानी पड़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ी तो ये जाके 98 7 या 108 ऐसे हो सकती है, ठीक है जी। तो डिलिमिटेशन कमीशन का ये वाला काम है, ठीक है जी। इसमें कौन कौन होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है जो रिटायर्ड या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या इलेक्शन कमिश्नर होगा, और एक स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो जिस स्टेट में ये एक्सरसाइज चल रही है, अलग अलग स्टेट में चलेगी ना, तो ऐसा ही होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया क्लियर, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। अब देखिए जी, जब ये हमने 2023 में एक्ट लाया था और बोल दिया था आर्टिकल 334A के अंडर कि ये जो 33% रिजर्वेशन है, ये तब इम्प्लीमेंट होगा कि 2026 के बाद, जब सेंसस हो जाएगा उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, पर सेंसस हुआ नहीं, तो आगे क्या होती कहानी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये डिलिमिटेशन कमीशन कैसे एग्जीक्यूट करने वाली थी उसको, ठीक है। तो क्या हो रहा था, ये अभी हम सीट्स का देख लेते हैं कि कैसे हमारी सीट डिवाइड होगी। तो अगर पोस्ट 2006 सेंसस का डेटा अवेलेबल हो जाता है, जो कि नहीं हुआ है अभी, ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश करी जाएगी, और वो क्या करेगी, हमारी 1/3 ऑफ टोटल सीट्स रिजर्व कर देगी, किसके लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में, यूपी में 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 सीट्स में हमने क्या कर दिया, ये लगाया 33% रिजर्वेशन, तो इसमें 33 सीट जो हो जाएगी वो फीमेल्स के लिए अ, रहेगी, और बाकी जो सीट्स है हमारी वो मेल के लिए रहेगी, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, कुछ सीट्स जो है वो SC ST के लिए भी रहेगी, फीमेल में ऐसा होता है क्योंकि टोटल जो 100 की होती है, जिसमें जो हमारा रिजर्वेशन होता है वो, उसमें क्या होता है, कुछ सीट्स SC ST के लिए भी रहती है, ठीक है। ये तो टोटल का हो गया 33, ठीक है, 33। पर इसमें क्या होगा, SC ST के वजह अगर आप सोचे, SC की 15% है, और यहाँ मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, 100 सीट में अगर SC की वहाँ पर उत्तर प्रदेश में 15 सीट्स है, और ST की 7 सीट्स है, ये SC की है, ये ST के,
तो इसके अंडर भी रिजर्वेशन अप्लाई होगा 33% वाला। तो 15 का 33% ऑलमोस्ट कितना आ जाता है, कोई बताएगा? 33% कितना होगा इसका? तो 33% हो जाता है ऑलमोस्ट हमारा कितना, 5 सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सीट्स वेमेन के लिए रहेगी एससी के अंदर। अब बाकी बची हुई 10 सीट्स जो हो जाएगी वो मेंस के लिए रहेगी। और ऐसी यहाँ पर 7 सीट्स है, तो 2 से 3 सीट्स वुमेन्स के लिए रहेगी। और एसटी में बाकी जो बची हुई है, सॉरी, बाकी जो बची हुई है वो मेंस के लिए हो जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर होगा मुझे पता है इसमें, ठीक है। एक तो ये जगह नहीं बच रही है, ठीक है जी। तो ऐसे ही होगा इसमें, और कुछ ज़्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि जो 100 सीट है उसमें 33% हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो अगर किसी स्टेट में 100 सीट है तो 33 फीमेल्स के लिए हो जाएगी और बाकी बची मेल्स के लिए हो जाएगी। और जो 100 सीट में जो SC ST का डिवीजन होता है, मान लो 100 सीट्स में SC के लिए 15 सीट्स रिजर्व है, ठीक है, टोटल सीट्स में। तो जो सब कोटा है सुप्रीम सॉरी शेड्यूल कास्ट का, उसमें भी 33% हमारी किसके लिए हो जाएगी, वुमेन्स के लिए हो जाएगी। और एसटी का अगर कोई कोटा है, जैसे 7 सीट अगर एसटी के लिए है रिजर्व्ड, तो उसमें भी सब कोटा डिवाइड हो जाएगा कि 7 में से जितनी भी 2 या 3 33% आ रहा है वो वुमेन्स के लिए हो जाएगी। ये हो गया क्लियर, ठीक है। ऐसे सीट अलोकेशन होता है। इसमें रोटेशन पॉलिसी भी है कि एक जगह ही नहीं रहे, तो डिलिमिटेशन करके रोटेट भी करेगी रिजर्व सीट्स को, ठीक है। तो ये लिखा हुआ गया इसमें, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर कैसे हमारा डिलिमिशन कमीशन कमीशन एग्जीक्यूट करेगी विमेन कोटे को। ये हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, जब 2026 आया, ठीक है, हमने बोला था भाई सेंसस हो जाएगा तो हम डिलिमिटेशन कमीशन हम वो करेंगे, फॉर्म करेंगे। पर क्या हुआ, सेंसस तो हुआ ही नहीं। सेंसस नहीं हुआ तो हमने क्या करा, अभी 2026 में यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नया अमेंडमेंट लेके आए जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। ये बिल है अभी, ये बना नहीं है, ठीक है, एक्ट नहीं बना, ठीक है। और एक दूसरा बिल लेके आए जिसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन बिल 2026, ठीक है जी। सोचा तो ऐसा था गया था कि 2026 तक एक सेंसस हो जाएगा तो उसके बाद हम डिलिमिटेशन कमीशन कर लेंगे। पर नहीं हुआ ऐसा, तो हमने क्या करा, जल्दीबाजी करने के चक्कर में हम क्या कर रहे, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले आए। ये अभी लाए थे, ठीक है, जस्ट बिफोर ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हो रहे थे, आंध्र प्रदेश बोल रहा मैं, तमिलनाडु के इलेक्शन हो रहे, केरला के इलेक्शन, उससे पहले ही ऐसा हुआ था। तो हम क्या करें, ये बिल लेके आए पार्लियामेंट में, जिसमें करा गया था कि फास्ट ट्रैक कर देंगे। हम आगे कर रहे हैं भाई इसको, जो 33 वाला क्या है रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वुमेन को, उसको हम आगे कर देंगे। भाड़ में गया, सेंसस होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं कब होगा, हम क्या करते हैं इसको पहले ही कर लेते हैं, ठीक है जी। मैं आपके चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे इसमें, हमने क्या करा कि यार पता नहीं सेंसस तो कभी कभी होगा, हम क्या करते हैं एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले आते हैं जिससे हम क्या करते हैं इसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन 33% रिजर्वेशन को। तो हमने, जो कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो हमने क्या करा, जो सेंसस 2026 का होना था वो बेस बना था डिलिमिटेशन कमीशन का। तो हमने क्या कर दिया, इस बिल में ये लिख दिया कि 2011 वाला जो सेंसस है, 2011 वाला जो सेंसस डेटा है उसी का हम यूज कर लेते हैं और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं भाई। छोड़ो, सेंसस होता रहेगा अपना, वो जब भी हो उनकी मर्जी है, मतलब जब भी हमें टाइम मिलेगा इतना, तब तक हम वेट नहीं करेंगे। हम क्या करते, 2011 सेंसस डेटा तो हम पे अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं उसी को यूज कर लेते हैं और उसी से हम क्या कर देते हैं, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं कि ताकि हम अपनी सीट जो अभी 543 है लोकसभा में, उसको 850 ले जा लेते हैं और विमेंस का रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं जो कि है 33%, ठीक है जी। पर हुआ क्या, ये 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो फास्ट ट्रैक कर रहा था इस इम्प्लीमेंटेशन को और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को, वो 2/3 मेजोरिटी जीत ही नहीं पाया लोकसभा में और ये डिफीट हो गया था, देख रहे हो। तो ये पूरा डिफीट हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन जो दो बिल लाए थे उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 131st अमेंडमेंट बिल डिफीट हो गया और आपका डीलिमिटेशन बिल भी डिफीट हो गया। दोनों के दोनों बिल, ये वाला बिल और ये वाला बिल, दोनों के दोनों बिल डिफीट हो गए थे, ठीक है जी। तो अभी तक ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया कि विमेन रिजर्वेशन 33% इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये काफी लंबी कहानी थी, मैंने आपको छोटे करके बता दी। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये दो मैंने टेबल लगाई है, ये द हिंदू में ऐसे टेबल आ रखा था। तो टेबल 1 में है, ठीक है, अगर अभी क्या होता है 543 सीट्स है, ठीक है जी, किसमें, हमारी लोकसभा में, ठीक है।
तो अगर अभी हम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कर देते हैं और ठीक है, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो 2026 की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, तो हमारी सीट्स ऐसे बढ़ेंगी। 80 की 80 की 91, यूपी में 80 सीट्स है, लोकसभा में तो 91 हो जाएगी, बिहार में ऐसी हो जाएगी। ठीक है, पर अगर हम सीट्स लोकसभा की 848 कर देते हैं और 2026 की पॉपुलेशन के हिसाब से यूज करते हैं, तो हमारी सीट ऐसे चेंज हो रही है। ये फॉर एग्जांपल है, अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि दोनों बिल डिफीट हो चुके हैं। ठीक है जी। तो बस हमें ये याद रखना है, इसमें हम दोनों चीजें चीजें याद रखने की। एक तो हमारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, तो 106। ठीक है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसका, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, ये आर्टिकल 334A किससे रिलेटेड है, तो ये वुमेन कोटा से रिलेटेड है, और किसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है, 106 कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों चीज आपको याद रखना। और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछेंगे तो मुश्किल ही है, और ये तो बिल जो है ये तो फेल हो गए, तो इनके बारे में नहीं क्वेश्चन आएगा, बस एज ए इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो आप लिख सकते हैं, काफी थोड़ा टिपिकल सा टॉपिक था। कोई लिख सकता है कमेंट में, अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो लिख दीजिए, मैं थोड़ा इसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, नहीं, चलते हैं आगे। ठीक है जी, अब रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हुए थे इंडिया में उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अभी अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये फलाना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है जी, तो उल्टे से पढ़ेंगे इसे, क्योंकि रिसेंट वाला ही पूछता आ जाता है। तो ये 106 देखिए जी, ये किससे रिलेटेड है, प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन टू वेमेन, ये हो गया हमारा। आपका याद रखना 106। 105 जो आता, इसमें क्या होता, इन्होंने क्या करा था कि जो स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरी की पावर थी ओबीसी लिस्ट मेंटेन करने की, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है ठीक, ये हो गया 105। अब आ गया 104। 104 में क्या था कि एस टी एस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है, कहाँ, लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, उसको 10 ईयर्स 10 ईयर्स एक्सटेंड कर दिया था। और जो जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो मतलब ये डिसकंटिन्यू हो गया था, इसको 10 ईयर्स और आगे ले गए थे। ये हो गया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 103 तो पता ही है आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा था कि ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करा था, कहाँ, गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 102 ये हो गया। ठीक है, 103, सॉरी 102 जा, ये इसमें क्या हमने फॉर्मेशन करी थी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, 338 बी आई थिंक सी होगा शायद, नहीं नहीं, 338 बी है ये आर्टिकल, याद रखना 338 बी। ठीक है जी, 338 में तो वो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। 338 ए जो आएगा उसमें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, और 338 बी जो है उसमें है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ये 102nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। और देखिए 101st अमेंडमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है, ये है रिलेटेड जीएसटी के। ठीक है जी, तो आप इस स्लाइड को अगर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे याद रह जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है वो कौन सा है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि वुमेन रिजर्वेशन से रिलेट करता है, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोला जाता है। ठीक है जी, ये लिखा है यहाँ पर पूरा का पूरा, आप इसको याद रखिए, सॉरी इसको याद रखिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब देख लीजिए, सेंसस 2027 आ गया। ठीक है, ये न्यूज में था। तो अभी क्या करा है, गवर्नमेंट हैज स्पेशली अनवील्ड द मैस्कॉट्स। मैस्कॉट्स मतलब उनके वो होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप के, मान के चलो, ओरिजिनल टूल्स फॉर अपकमिंग सेंसस 2027, मतलब हमारे 27 में हो रहा है सेंसस। 2026 में बात हुई थी, पर 2027 में। इसके मैस्कट कौन है, इनके दो नाम दे रखे हैं, प्रगति जिसका नाम है फीमेल जो है, और विकास है जिनका मेल है। ये फोटो है, मतलब नॉर्मल कार्टून टाइप के बना रखे हैं, और उनको रिप्रेजेंट करके ऐसे सेंसस को वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, या फिर एक इंपॉर्टेंस दे रही कि सेंसस में ऐसा है ऐसा है। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रगति फीमेल है,
और मेल का नाम क्या है? विकास। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि सेंसस 2027 में जो मैस्कट्स हैं उनके नाम बता दीजिए। ठीक है, थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ें कि पहले क्या करेंगे, फेज वन में हाउस लिस्टिंग करेंगे, हाउसिंग सेंसस करेंगे, और दूसरे वाले जो हमारा वो होगा फेज टू, उसमें हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, मतलब पॉपुलेशन को नाप गिनेंगे। ठीक है, अब ओवरऑल क्या है, ये 16 सेंसस होगा। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए, प्री इंडिपेंडेंस से भी देखा जाए तो 16 सेंसस होगा। अगर इंडिपेंडेंस की बात होती है कि 1947 के बाद कौन कितने सेंसस है, तो 8th आएगा। ठीक है जी, ये याद रखना 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा इंडिपेंडेंस के बाद कौन से नंबर का सेंसस है। दिस इज अ 8th सेंसस, एंड ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज अ 16 सेंसस। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस है, मतलब पहली बार डेटा जो कलेक्ट हो रहा है डिजिटली कलेक्ट होगा। इसमें कास्ट डेटा भी होगा, सेंसस एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करी जा रही है। नोडल ऑफिस देख लीजिए, इसमें नोडल ऑफिस कौन होता है इसका, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इसका नोडल ऑफिस होता है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री कंडक्ट्स सेंसस, या विच ऑफ द अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री सेंसस एक्सरसाइज कम। तो आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर कौन है, जल्दी लिखिए कमेंट में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके अंडर में है, कौन है उनके मिनिस्टर, बताइए कमेंट बॉक्स में प्लीज। जल्दी टाइप करिए, जल्दी जल्दी, तो हम आगे चलेंगे। अमित शाह, वेरी गुड, अमित शाह है। तो ऐसे आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है, अमित शाह जी हैं हमारे यूनियन होम मिनिस्टर इस टाइम पे, तो उन्हीं के ही अंडर आता है सारा सेंसस वाला काम जितना भी चलेगा। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है। ठीक है जी, और ये भी पूछा जाता है कि नोडल ऑफिस कौन देखता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हमारे देखते हैं सेंसस को। ये 8th सेंसस है इंडिपेंडेंस के बाद, और 16 हमारा ओवरऑल हो गया। दो मस्कट से, फीमेल का नाम है प्रगति और मेल का नाम है विकास। ठीक है, और 2027 में होगा ये, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है जी, चल रहा है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ अब इसके बारे में, थोड़ा बहुत आप सेंसस के बारे में बताइए, क्योंकि सेंसस अगर न्यूज़ में आता है तो उससे रिलेटेड हमारी पुरानी बातें पूछी जाती है। तो देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहला है कि फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, 1872 में हुआ था, और ये लॉर्ड मेयो के अंदर हुआ था, जो हमारे वाइस वाइस रहता है। सॉरी। अब ये नॉन सिंक्रोनस का मतलब क्या है, नॉन सिंक्रोनस का मतलब है कि ये एक ही टाइम पे नहीं होता, अलग अलग टाइम पे हुआ था, अलग अलग पार्ट में हुआ। तो ये मतलब सिंक्रोनाइज नहीं था, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वेस्ट की तरफ हो रहा है, कभी ईस्ट की तरफ हो रहा है, कभी नॉर्थ की तरफ हो रहा है। तो सिंक्रोनाइज नहीं था ये। तो ठीक है, तो ये 1872 में हुआ था। ठीक है, इतने साल लग गए थे इसको, 1865 से 1872 में पूरा का पूरा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हुआ कंट्री के, तो नॉन सिंक्रोनस माना जाता है। पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें बहुत ध्यान से मार्क करिएगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस जो हुआ था वो 1872 में। अब जो हुआ था फर्स्ट सिंक्रोनाइज ऑफिशियल सेंसस जो हुआ था 1881 में। अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, नॉन सिंक्रोनाइज पूछेगा तो 1872 अंडर लॉर्ड मेयो। अगर सिंक्रोनाइज पूछ लेगा और नॉर्मली उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा 1872, तो आप सीधा सीधा 1881 मार्क करेंगे। ज्यादातर 1881 के बारे में ही पूछा जाता है कि फर्स्ट सेंसस हमारा कब हुआ था, 1881, जो कि लॉर्ड रिपन के अंदर हुआ था। ये हमारे वाइसरॉय थे उस टाइम पे। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। हम सेंसन कमिश्नर कौन थे, डब्ल्यू सी प्लॉडन। ठीक है, ये सेंसर कमिश्नर थे उस टाइम पे, तो 1881 आपको डेट याद रहेगी। ठीक है, और इसमें देख लीजिए, इसमें सारा लिखा हुआ है, कुछ नहीं। अब देखिए, जो फर्स्ट हमारा इंडिपेंडेंट का सेंसस हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है जी, जो कि हमारा सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के थ्रू हुआ था। और उस टाइम हमारे कमिश्नर कौन थे, सेंसस कमिश्नर आर ए गोपाल स्वामी जी थे। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, तो आर ए गोपाल स्वामी भी आप याद रखना। ठीक है जी, तो ये हो गया क्लियर। 1881 याद रहेगा, 1851 में रहेगा। 1881 के ही हिसाब से हमारा क्या होता था, हर 10 ईयर्स में हमारा सेंसस होता था, एवरी 10 ईयर्स में हमारा। तो तभी ऐसे आता है कि 1881 के 1891 आएगा, 91 के बाद फिर हमारा क्या आएगा, टू सॉरी 1901, 1901 के बाद 1921। तो ऐसे ही ये चल रहा है, 10 10 ईयर्स में होता रहता है। अभी 2011 का था जो लेटेस्ट हो रखा है, उसके बाद 2021 में होना था, पर ड्यू टू कोविड ये कैंसिल कर दिया गया था। अभी तक हुआ नहीं है डिसाइड कब होगा, तो अभी ये बोला जा रहा है 2027 में हो रहा है। तो ये 10 ईयर्स वाली जो चल रही है ना, तो वो थोड़ी हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है साइकिल। ठीक है जी, यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देता हूँ, 2027, सॉरी।
नीचे चले जा रहा है जल्दी। 2000, ये हमारे लॉर्ड मेयो है, इनकी फोटो लगी। ये हमारे लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन ने कई बार काफी अच्छे अच्छे काम करे हैं इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रह रह के। अब जब भी आप हमारी कौन सी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ोगे। इन्होंने ग्राम पंचायत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करा था लॉर्ड रिपन ने। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस रॉय या कमिश्नर हैज एक्सटेंसिवली डिवोटेड हिज ड्यूटी टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आंसर विल बी लॉर्ड रिपन। चलें आगे। क्लियर हो गया ये चीज? किसी को कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल इलेबोरेट इट और आई विल एक्सप्लेन इट। चलते हैं आगे। चलिए जी, आ गया इंपॉर्टेंट फर्स्ट, जो जो पहली बार हमारे कंट्री में दिया होगा या इंटरनेशनली फर्स्ट बार होगा। तो इसमें सबसे पहला आया है क्या? भाई कर्नाटका ने क्या कर दिया है? कर्नाटका ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। किसके लिए? माइनर्स के लिए। ये फर्स्ट स्टेट बन चुका है। तो फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज सोशल मीडिया बैन फॉर माइनर्स, तो कौन है? कर्नाटका। ये वहां के चीफ मिनिस्टर है। अब ये चेंज हो गए थे। इससे पहले सीएम कौन थे? सिद्धरामैया जी। अब डी के शिव कुमार जी वहां के सीएम है। और ये कर्नाटका का मैप है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इमेज से याद रह जाएगा कि कर्नाटका में अभी क्या हो गया है। सोशल मीडिया बैन कर दिया, मतलब पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फलाना जो भी ये सोशल मीडिया ऐप है सारी बैन कर दी है। किसके लिए? माइनर्स के लिए। माइनर्स मतलब अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख रखा है कि 16 के नीचे हम सोशल मीडिया नहीं अपनाएंगे। ये अच्छा है या बुरा है? कोई बताएगा? इट्स बैड और इट्स अ गुड थिंग? तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। इट्स अ बैड गुड थिंग। गुड गुड। देखना आजकल के मिक्स ऑफ गुड, हाँ हो भी सकता है, दोनों भी कर सकते हैं। अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं सबके। ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है ये बच्चों में कि छोटे छोटे बच्चे भी है जो एकदम 4 या 5 साल के हैं, वो रो रहे हैं तो उनको फ़ोन पकड़ा दिया जा रहा है कि रो मत, ये कार्टून देख लो मोबाइल पे। तो उनकी आंखों में बहुत बड़ा स्ट्रेन पड़ रहा है इस चीज़ से। तो उनको आदत भी पड़ जा रही है और एडिक्टिव हो जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं कि यार एडिक्शन क्या है। इट्स लाइक अल्कोहल और किसी भी ड्रग एडिक्शन की तरह हो रहा है सोशल मीडिया एडिक्शन भी। आप कभी अपना फ़ोन में ही देखना, आपको एकदम 2-2 मिनट में एकदम इच्छा सी होती है यार मैं देखूं फोन में कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई इंस्टाग्राम में कोई नोटिफिकेशन हो या फिर व्हाट्सएप में कोई नोटिफिकेशन। तो ऐसे एडिक्शन बन चुका है ये सोशल मीडिया। ठीक है। और फोन भी, तो फोन में ही सब चीज़ें। तो इसको कॉम्बाट करने के लिए होना है। देखो एडिक्शन है ये क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन, नींद नहीं आ रही है भाई, रात रात को लगे पड़े हैं, फोन पे ही लगे हैं सबको, 12, 2, 2, 3, 3 बजे। सर सीएम का नाम प्लीज? डी के शिव कुमार। डी के शिव कुमार जी इनका नाम है। ये सीएम है इस टाइम, कहाँ के? कर्नाटका के। ये अभी बने रिसेंटली, इन्होंने इनको मिला है। पहले सीएम सिद्धरामैया जी थे। उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट नहीं चेंज हुई, गवर्नमेंट वहां पर कांग्रेस की है, पर पोर्टफोलियो शिफ्ट हो गया बस। ठीक है जी। कुछ टाइम के लिए आप बनिए, कुछ टाइम के लिए हम बनेंगे, दोनों रूल करेंगे भाई भाई। ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर स्लीप डिप्रिवेशन हो रहा है, साइबर बुलिंग हो जाती है। अटेंशन स्पैन देखिए, अटेंशन स्पैन भी नहीं कर पा रहे हम दो। इतनी छोटी छोटी रील देख के हमारा इतना दिमाग खराब हो गया है कि हम अपनी पढ़ाई में या किसी चीज में फोकस भी नहीं कर पा रहे कि ढंग से बैठ जाए, किसी को ढंग से ऑब्जर्व कर ले, वो भी नहीं हो रहा। एडवर्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं ये सब चीजें। अब देखिए कर्नाटका ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया। ये इनके जो बजट था उसमें इन्होंने वो करा था बजट स्पीच में कि हम सोशल मीडिया बैन करें। तो इसीलिए उसी कुछ घंटों बाद जैसे ही कर्नाटका ने ये अनाउंसमेंट किया, वैसे ही आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन लाने के लिए बोला है कि हम भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन लाएंगे कि सोशल मीडिया को बैन कर देंगे एज 13 के लिए। इन्होंने बोला एज 13 के लिए, उन्होंने 16 के लिए बोला, इन्होंने एज 13 के लिए बोल दिया। अब ये कहाँ से निकल के आ रहा है सब चीज? ये कहाँ से निकल के आ रहा है? ये आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से निकल के। समझ रहे हो आप? ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है कि नेशन वाइड फ्रेमवर्क बैन कर दिया गया है मीडिया रेस्ट्रिक्शन माइनर्स बिलो 16 ईयर से एज। तो ऑस्ट्रेलिया भी याद रखना कि कौन सी कंट्री है जिसने नेशन वाइड बैन कर दिया है माइनर्स को सोशल मीडिया से। तो वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ना कहाँ पर है? देखेंगे। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, इतनी सारी चीजें खुली है आज तो। इसको काटते हैं। ओ शिट, मैंने काट दिया क्या? नहीं ये रहा। देखते हैं चलिए, इसको यहाँ से काटते हैं। कहाँ थे हम कल? ये रहा, देखो इंडिया हमारा ये है।
इसके पीछे जाएंगे और यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इसकी जो कैपिटल है कैनबरा है, ठीक है, और इसी के नीचे न्यूजीलैंड है। तो ये थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखिए। इसी ने अभी क्या कर दिया है, सोशल मीडिया माइनर्स के लिए बैन कर दिया है अंडर द एज ऑफ 16। तो ऑस्ट्रेलिया ये है वो कंट्री, ठीक है, जिसके लिए ऊपर पापुआ नया गिनी, इसके नहीं ऊपर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना। अरे ये आ गया हमारा इंडिया, और इंडिया के बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये मिडिल ईस्ट, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है जी, तो ये हो गया क्लियर आपका। ऐसे करके यहाँ से फ्लाइट जाती है, ऑस्ट्रेलिया किसी को जाना है तो कभी घूम के आइएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। चलिए, फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस, अब ये कहाँ हुआ है? ठीक है, रिवराइन लाइट हाउस, तो ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसके अंदर ऊपर लाइट हाउस बनाए। लाइट हाउस पता है ना आपको? ये क्या करते हैं, एक छूट लंबी सी ऐसी वो होगी, टावर सी, बीच में एकदम सी के बीच में, और इसमें क्या लाइट जलती रहती है, ऐसे घूमती है लाइट, ऐसे 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 करके। ठीक है, नेविगेशन में बहुत हेल्प आती है, क्योंकि यहाँ का अगर कोई शिप है, उसको दिख पता ही नहीं लगता यार किस तरफ जाना है, सर चारों तरफ तो समुद्र है, ठीक है, या चारों तरफ पानी है, कहाँ जाए। तो यहाँ पर उसे लाइट दिखती रहती है, तो वो सीधे सीधे इस लाइट की तरफ आता चला जाता है। और मतलब यहाँ लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस का मतलब यहाँ लैंड होगा, या कुछ ना कुछ तो होगा भाई, क्यों लाइट हाउस है। ठीक है, तो लाइट हाउस, तो ये रिवराइन लाइट हाउस है। पहले ये इंडिया के फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस कहाँ कहाँ बने? बोगबील में, पांडु में, शिलघाट और बिस्वात घाट में। ठीक है, ये असम में बनी है ब्रह्मपुत्र रिवर में। ठीक है जी, तो ये कहाँ बने? नेशनल वाटरवे 2 बोला जाता है किसको? ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है, ठीक है, उसमें बने हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल वाटरवे 2 कहाँ बना है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में। और ये कहाँ से कहाँ होता है नेशनल वाटरवे 2? तो ये साडिया से शुरू होता है आसाम में और डुबरी तक जाता है। क्वेश्चन आता है कई बार, नेशनल वाटरवे 2। ठीक है जी, तो इसमें आप पढ़ लीजिए कि कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्टोरिकल लिमिटेशन और रिवर ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने लाइट हाउस बनाया, 24/7 हमारा नेविगेशन हो पाए। इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिख रही है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको कर रही है इंप्लीमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज। ठीक है जी, जिसके मिनिस्टर हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सरबंदना सोनोवाल जी, जो कि हमारे असम के ही है। ठीक है जी, ये क्लियर हो जाएगा। ये हमारे इस टाइम यूनियन मिनिस्टर और किसके? पोर्ट्स, शिपिंग और हाईवेज के। ठीक है जी, तो नेशनल वाटरवे 2 याद हो गया आपको, किसमें? ब्रह्मपुत्र रिवर में। कहाँ से शुरू हो रहा है? डुबरी से शुरू होता है, और नहीं, शादिया से शुरू होता है, डुबरी तक जाता है, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर में। अब देखिए, नेशनल हाईवे 1 भी है इसमें। नेशनल हाईवे किसमें? गंगा भागीरथी में है। ये गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम में है, जो कि प्रयागराज से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? हल्दिया, वेस्ट बंगाल तक। मैं इसकी फोटो दिखाऊंगा आपको। ये 1600 किलोमीटर्स का वाटरवे। नेशनल वाटरवे 1 किसमें? गंगा भागीरथी हुगली रिवर में। और नेशनल वाटरवे 2 किसमें? ब्रह्मपुत्र रिवर में। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये है 13 नेशनल वाटरवेज नाउ इन ऑपरेशन। तो ये देखिए, नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र में यहाँ से शुरू हो रहा है और डुबरी तक जा रहा है। और नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से है हमारा? ये शुरू हो रहा है यहाँ से, प्रयागराज से शुरू होता है, और ये जा रहा है कहाँ तक हमारा? हुगली तक जाता है, हल्दिया। ये रहा, हुगली भी है ना इसमें, ये हुगली जा रही है यहाँ से, जो वेस्ट बंगाल में रिवर जाती है। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से फिर ऐसे करके, ये सारे आप याद रखना। वाटर जो वे 3 है, तो वेस्ट कैनाल, वेस्ट कोस्ट कैनाल कहाँ पर है? केरला में है, चपकारा उद्योग मंडल यहाँ पर है। तो दो याद रखना, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, सबसे लंबा जो है वो हमारा नेशनल वाटरवे 1 ही है, जो कि 1600 किलोमीटर का है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई इन डाउट तो प्लीज लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर इट। ठीक है जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया, चलिए जी। नेक्स्ट क्या है? इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड स्किल सेंसस। अब ये क्या है सर? अभी तो आप सेंसस बोल रहे थे, अब ये कौन सा सेंसस आ गया? ये है स्किल सेंसस। ठीक है जी, स्किल सेंसस कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, केवल छोटा सा स्किल सेंसस, केवल मुंबई में। इसका नाम दिया है सक्षम स्किल सर्वे। तो स्किल यहाँ पर सर्वे करी जा रही है, स्किल किसके पास कितनी स्किल है, कौन कितनी एज का है, क्या है, ये सब का सब केवल कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। इसका नाम लिखा है सक्षम स्किल सर्वे। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फर्स्ट एआई पावर्ड स्किल सेंसस कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आपके मुंबई सिटी में, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये क्या था? एआई पावर्ड था, तो इसमें क्या स्किल हम क्या कर रहे हैं? आपको टारगेट कर रहे हैं कि
की स्किल हम देखें कि कितने लोगों के पास कितनी स्किल है और क्या स्किल है। तो असेसिंग द स्किल्स, एजुकेशन लेवल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ यूथ एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। तो ये फर्स्ट एआई पावर इसीलिए आया ये न्यूज में, क्योंकि ये एआई पावर था भाई। अब एआई का यूज कर रहे होंगे, पता नहीं मुझे क्या यूज कर रहे होंगे एआई का, समझ में नहीं आया। पर ये एआई पावर्ड स्किल सेंसस है, ये देखिए मुंबई में हो रहा है, ये इसके बारे में लिखा पड़ा है यहाँ पर। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। आप चलेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी, इंटरनेशनल एंड नेशनल सिक्योरिटी वाला सेगमेंट आ गया, इसको कवर कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो आई है, एक्सरसाइज कलारी लीप। ठीक है, नाम याद रखेंगे, एक्सरसाइज कलारी लीप। ये क्या है? जॉइंट मरीन टाइम एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, जॉइंट मरी टाइम मिलिट्री, मतलब ये मरीन टाइम भी होगी, मतलब पानी में भी होगी, और एयर भी होगी, तो मतलब इसमें हमारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह और ये भी होगी, मतलब एयरफोर्स में इंक्लूडेड होगी, और इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब नीचे पर्सनल भी होंगे जितने हमारे वो होते हैं। तो ऑर्गेनाइज पीरियड साउथ सदर्न एयर कमांड, ठीक है, सदर्न एयर कमांड है, उसने करी थी। और कहाँ हुई है? लक्षद्वीप एंड मिनकॉय आर्किपेलागो में। तो ये लक्षद्वीप आपको मैंने बताया था ना, कहाँ है लक्षद्वीप, दिखाऊं? देखिए जी, लक्षद्वीप घूमने चलते हैं लक्षद्वीप में। तो ये है आपका लक्षद्वीप, ये देखिए, ये केरला है, उसके बगल में लक्षद्वीप। देखो इंडिया इतना बड़ा है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कोने में, ये है लक्षद्वीप। और इसी के अंदर हमारा मिनकॉय आइलैंड भी होगा। देखो दिख रहा है कहीं मिनकॉय? नहीं दिखा? कारावट्टी तो दिख गया, जो उसकी कैपिटल है। मिनकॉय भी यहीं कहीं है, ये रहा मिनकॉय। ठीक है, ये मिनिकॉय आइलैंड भी है, लक्षद्वीप का ही पार्ट है। तो यहाँ ये एक्सरसाइज हुई थी मिनकॉय आइलैंड में, जो कि लक्षद्वीप का पार्ट है। ठीक है जी, हो गया क्लियर? ठीक है, चलें आगे, चलते हैं आगे। तो ये एक्सरसाइज कलारी लीप आप याद रखना। ठीक है, कहाँ हुई है? लक्षद्वीप और मिनकॉय आर्किपेलागो में। आर्किपेलागो कुछ नहीं है, आइलैंड ही होता है। ठीक है, जो कि वॉल्केनिक आइलैंड होता है, उसको आर्किपेलागो बोला जाता है। वॉल्केनिक, मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी? लावा से फॉर्म हुआ था, वॉल्केनिक आइलैंड। ठीक है, इसको आर्किपेलागो बोला जाता है। जब नीचे से लावा निकला होगा धीरे धीरे करके, वो जमा हुआ का मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे, और ये आइलैंड बन गया। ठीक है जी, उसको आर्किपेलागो बोला जाता है। एक्सरसाइज कलारी लीप हो गया। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन याद रखना। एक तो है हमारा ऑपरेशन यूएससी की तरफ से, और दूसरा है ईरान की तरफ से। जब भी ये स्ट्राइक हुई थी, अभी जो यूएस और ईरान वॉर चल रही है, उसमें दो ऑपरेशन करे थे। किसने? यूएस ने और ईरान ने। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है, एपिक फ्यूरी किसका है? यूएसए का ऑपरेशन है, जहां की ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ईरान में लड़ने जा रहे हैं, डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली अगेंस्ट ईरान। तो ये जब यूएस ने लॉन्च करा, तो ये ईरान की तरफ गया अपना ऑपरेशन लेके, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ट्रम्प इसे कई बार बोल रहे थे न्यूज में कि वी आर लॉन्चिंग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऐसा करके बोल रहा था। ठीक है, तो बार बार बोला जा रहा था। ठीक है, तो यूएस मिलिट्री का ऑपरेशन है, किसके खिलाफ है? ईरान के खिलाफ है। ठीक है, और ठीक है, और ऐसे ही फिर एक उसने लॉन्च करा था, किसने? इसराइल ने, जिसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। तो ये इसराइल ने लॉन्च करा, ये भी किसके खिलाफ लॉन्च करा है? ईरान के खिलाफ लॉन्च करा है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? डिसमेंटल करेंगे हम न्यूक्लियर फैसिलिटी, किसकी? ईरान की। और अभी तक लड़ाई चल ही रही है, अभी तक खत्म भी नहीं हुए हैं। कल शायद से थोड़े बहुत मेडिएशन के टॉक्स हुए हैं, थोड़ा बहुत पीस टॉक हुए हैं, देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। ठीक है, एपिक फ्यूरी किसका है? यूएसए का। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन ये किसका है? इसराइल का। अब देखिए भाई, अब इन दोनों ने तो कर दिए, अब ईरान थोड़ा चुप बैठेगा, बोले हम भी तो कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे यार, ऐसे थोड़ी ना तुम्हारे पास है ऑपरेशन नाम रखने की मशीन है, तो हम भी एक ऑपरेशन का नाम रखते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रू ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा कि हम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस रखेंगे इसका नाम। और ये क्या है? एग्जीक्यूटेड बाय ईरान, किसके खिलाफ? यूएस मिलिट्री और ईरान इसराइल फोर्सेस के खिलाफ। ठीक है, यूएस फोर्सेस और इसराइल फोर्सेस के खिलाफ। तो ईरान का ऑपरेशन है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, और जो यूएस का ऑपरेशन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और ऐसी इसराइल का जो ऑपरेशन है ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। तो ये देखो फोटो दिख रही है आपको, एक तरफ यूएसए है और एक तरफ ईरान है। तो हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट? नहीं? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया भाई ऑपरेशन संकल्प। ये किसका है? इंडियन नेवी का है। अब देखिए भाई, इतने टाइम से हमारी जो इंडियन नेवी है एक ही काम कर रही है, वो क्या कर रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जा रही है, और हमारे जो इंडियन शिप्स है, कमर्शियल और मर्चेंट वेसल, उनको लेके आ रही है हाथ पकड़ पकड़ के कि भाई तुम यहाँ लड़ाई लड़ाई मत कर लेना, क्योंकि कहीं कहीं तुम्हारे पास किसी ने मिसाइल वगैरह घेर दी,
तो हमारी जो ऑयल सप्लाईज है या कोई हमारी एसेंशियल आइटम है वहां पर इंडिया में दिक्कत आ जाएगी, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास आएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाएंगे, चलिए चलिए घर तक चलते हैं, ठीक है, आप यहाँ फंस ना जाए किसी तरीके से। तो इंडियन नेवी यही हमारा काम कर रही है। तो इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च करा था, ऑपरेशन संकल्प। तो ये किसका है, इंडियन नेवी का है। तो ये क्या कर रहे हैं, द प्राइमरी गोल टू गारंटी द अनइंटरप्टेड सेफ ट्रांजिट ऑफ इंडियन फ्लैग्ड कमर्शियल कमर्शियल एंड मर्चेंट वेसल्स नेविगेटिंग थ्रू क्रिटिकल ग्लोब शिपिंग चोक पॉइंट, जो कि है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। यहाँ यहाँ जाके ही इनको ये ला रहे हैं वापस। ऐसे ही अभी हमने कल या परसों पढ़ा था दूसरा ऑपरेशन इंडियन नेवी का, जिसमें कि हम हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्यूल सप्लाई कम नहीं हो चाहिए, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन ऊर्जा। ठीक है जी, ऑपरेशन ऊर्जा, ठीक है। ठीक है, ये है, क्लियर हो गया। ठीक है, ऑपरेशन ऊर्जा करके भी था, उसका नाम भी यही था, ऑपरेशन ऊर्जा संकल्प ऐसे करके। ठीक है जी, तो हो गया ये क्लियर। आगे चलते हैं, नाम याद रखना कि ऑपरेशन संकल्प या और ऑपरेशन ऊर्जा संकल्प ये किसका है, इंडियन नेवी का ही है। ठीक है, चलते हैं आगे, स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट आ गया। सबसे पहला, दिल्ली ओपन हुए थे हमारे टेनिस के। ठीक है, बस नाम याद रखना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिंगल्स में कौन जीता है, स्टेफनोस सेक लेडरडिस, ये नाम बड़ा खतरनाक है, प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा। ठीक है, स्टेफनोस सेक लेडरडिस जो कि ग्रीस के हैं रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने ये टाइटल जीता है। ठीक है जी, सिंगल टूर्नामेंट जो सिंगल्स वाला टाइटल था वो इन्होंने जीता है दिल्ली ओपन में, इनकी फोटो भी लगी है। डबल में देखे जाए तो डबल वाला पूछने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसमें इंडियन भी है। इसमें डबल में कौन कौन बने, सिद्धांत भाटिया जिन्होंने पार्टनरशिप करी थी अलेक्जेंडर डॉस्की के साथ। ठीक है, तो इन्होंने ये जीता है, अलेक्जेंडर ये बुल्गारिया के। अरे सर, 3 किल्ड इंडियन बाय यूएसएसी, हाँ ये तो अभी हुआ है, कल ही हुआ है, कल ही न्यूज में आया था। ठीक है, ये तो कल ही हुआ है। अब गलती से यूएस ने, अब गलती बोलो चाहे कुछ भी बोल सकते हो, वो तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर यूएस ने मिसाइल दागी और उसमें इंडियन कमर्शियल शिप में अटैक हो गया और 3 इंडियन किल्ड हो चुके हैं, मर गए। कल न्यूज में था बहुत ज्यादा। ठीक है, अब सबके सब कंडम कर रहे हैं, पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, एकदम चुप्पी साधे बैठी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब फॉरेन पॉलिसी में बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो ये आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो स्टेफनोस सेकलेडरिडिस, ये ग्रीस के हैं जिन्होंने सिंगल वाला टूर्नामेंट जीता है दिल्ली ओपन का, और डबल वाला सिद्धांत भाटिया जो कि पार्टनरशिप करी थी किसके साथ, अलेक्जेंडर डॉस्की के साथ जो कि बुल्गारिया के हैं। चलें आगे, चलते हैं आगे। अब देखिए जी, अभी क्या हुआ है, ये पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको, खेलो इंडिया ट्राइबल अवार्ड्स गेम, सॉरी, ये क्या थे, पहली बार हुए थे। ठीक है, पर मार्च में क्या हुआ था, इनका नाम आया था कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो हो वो छत्तीसगढ़ में होंगे। पर जब हमने पहले पढ़ लिया था तब तो ये हो भी चुके थे, इसीलिए मैंने ये पहले ही पढ़ा दिया था आपको। तो इसीलिए मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए चीजें ये आपको ऑलरेडी ही पता है कि भाई ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, शायद से मई में पढ़ा था हमने ये चीज, आई थिंक, कि ये गेम्स हो चुके हैं। पर जो मार्च में जो आया, केवल ये आया था न्यूज में कि ये होने वाले हैं। तो हमने तो मई में ऑलरेडी कवर कर चुका है कि भाई ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अप्रैल में हुए थे आज, ये देखिए 25 मार्च से 3 अप्रैल तक ये हुए थे, तो अप्रैल में हमने ऑलरेडी कवर। तो इसमें हम देख लीजिए पहले नंबर पे कौन है, ट्राइबल गेम्स है तो इम्पोर्टेंट है। तो एक कर्नाटका नंबर 1 पे थी, उड़ीसा सेकेंड, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, उड़ीसा सेकेंड, झारखंड थर्ड, फोर्थ महाराष्ट्र, एंड हमारा स्टेट हिमाचल अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, फिफ्थ में है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि पोजीशन अरुणाचल प्रदेश की पूछ लेंगे कि रिसेंटली हेल्ड खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स व्हाट वाज द पोजीशन सिक्योर्ड बाय आवर स्टेट अरुणाचल। तो पूछ लेंगे फिफ्थ पोजीशन, या फिर मेडल जी पूछ लेंगे कि मेडल कितने, टोटल मेडल है 11। ठीक है जी, और गोल्ड कितने हैं, 6 गोल्ड है। ठीक है, कहाँ हुए ये, छत्तीसगढ़ में हुए थे, छत्तीसगढ़ रायपुर। ठीक है, होस्ट स्टेट जो था छत्तीसगढ़। अब इसका मैस्कट जो था उसका नाम था मोरवीर, जो कि मोर मतलब अवर ओन, और वीर का मतलब है ब्रेवरी। तो मोरवीर मतलब हमारे खुद बहादुर इंसान जिसको बोलेंगे, अगर इसे लिटरल सेंस में पढ़ा जाए। तो मोरवीर हो गया आपको क्लियर। ठीक है जी, किसने जीता है, कर्नाटका सबसे ऊपर था, अरुणाचल प्रदेश फिफ्थ नंबर पे है। ठीक है,
हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडिया जी इस टाइम पे, ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यही हमें याद रखना है। ये फर्स्ट थे, इसीलिए ये आ सकता है आपके एग्जाम में। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम पक्का आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज करा ले दिया। चलते हैं आगे। अब आ गया ट्रेंडिंग अवार्ड्स, जो अवार्ड्स न्यूज में होंगे। तो देखिए जी, किसको मिला है भाई ये अवार्ड। तो स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल, ये मिला है हमारे श्री श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, द स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल। ठीक है, किसने दिया है? इसराइल की पार्लियामेंट ने दिया है। ठीक है, इसराइल की पार्लियामेंट, जब ये इसराइल जा रखे थे ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उस टाइम इनको मिला होगा स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर है जिनको ये मेडल मिला है, फर्स्ट वर्ल्ड लीडर। ठीक है, ऐसा किसी को भी नहीं मिला है, ना ही ट्रम्प को मिला है, ना पुतिन को तो क्या ही मिलेगा, खैर पुतिन को तो इसराइल से बनती नहीं है। तो ना ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजर बोलो, किसी वर्ल्ड लीडर को मिला है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड लीडर है जिनको ये मेडल मिला है। ठीक है, कितने खुश है देखो मोदी जी यहाँ पर, कैसे पहनाया जा रहा है उन्हें, जैसे स्कूल के बच्चों को पहनाया जाता है मेडल। ठीक है, देखिए फोटो में आप। ठीक है, स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल बाय इसराइल पार्लियामेंट, पीएम मोदी इज फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव दिस अवार्ड। ठीक है जी, हाईएस्ट फॉर्मल डिस्टिंक्शन बेस्टोड बाय नेसेट और इजरायली पार्लियामेंट। इजरायली पार्लियामेंट को बोला जाता है नेसेट। ठीक है जी, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग ही हो गई है इजरायली लैंग्वेज में, यहूदी जो लैंग्वेज होती है, पर मैं इसे नेसेट बोला जा रहा हूँ इस टाइम पे। इजरायली पार्लियामेंट को बोला जाता है नेसेट, जैसे हमारी पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही इनमें से पार्लियामेंट को नेसेट बोला जाता है। ठीक है जी, पीएम मोदी क्या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के जिन्होंने वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसमें अपनी स्पीच दी थी। ठीक है, जाके एड्रेस पेलेनम ऑफ इसराइली पानी। इज वन रेयर ग्लोबल लीडर टू हैव रिसीव हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन फ्रॉम बोथ इसराइली पैलेस। अब देखो हमारी इंडियन डिप्लोमेसी का हाल, इसमें क्या है देखो जी। अब इंडियन जो पीएम मोदी है वो रेयर है, रेयर का मतलब ये पहले ऐसे ग्लोबल लीडर है जिनको पैलेस्तीन की तरफ से भी स्टेट अवार्ड मिल गया है और इसराइल की तरफ से भी स्टेट अवार्ड मिल गया है। ठीक है, तो इसराइल का तो 2026 में मिला है अभी, स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल। ठीक है, पैलेस्तीन का मिला था 2018 में मिला था, जब ये पैलेस्तीन गए होंगे, ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्तीन। तो वहां का भी स्टेट ऑनर है, जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, वो भी मोदी जी ने ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना कि ऐसे करके इनके पास कितने मेडल हो गए, तो कितने अवार्ड हो गए हैं, 32 ऐसे अवार्ड हो गए हैं इन पे ऑलमोस्ट। ये हर जगह कंट्री में जा रहे हैं और एक एक अवार्ड लेके आ रहे हैं, या तो पहले ही बात करके रखते होंगे भाई मैं तभी आऊंगा अगर मुझे मेडल दोगे। ठीक है जी, ऐसा कुछ होगा शायद से। आई डोंट नो, जोकिंग अपार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है, पर वो अपनी उनकी कंट्री की पॉलिसी होती है कि किसको देना है नहीं देना है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट नहीं फोर्स कर सकती किसी को। तो इसराइल ने दिया था 2026 में, पैलेस्तीन ने दिया है 2018 को। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको कि नेसेट मेडल किसने दिया है, इसराइल ने दिया है। थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में, कुछ नहीं, कुछ लिखा है नहीं लिखा है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसराइल और पैलेस्तीन कैसे कैसे अलग अलग डायमेंशन में बैठे हैं और कैसे इनकी अभी तक चल रही है। ये देखिए सर, इसराइल, ये पूरा का पूरा इसराइल है, देख रहे हैं आप, ये पूरा इसराइल है और ऐसे करके ऐसे 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 ये इसराइल ही चल रहा है। और इसकी जो अभी कैपिटल होगी है वो जेरूसलम है, जो कि यूएस ने रिकॉग्नाइज कर दी है। पहले तो तेल अवीव होती थी, अब जेरूसलम हो चुकी है। ठीक है, अभी पक्के तरह नहीं करते। यहीं पर हमारा जो वेस्ट बैंक है, ये पूरा का पूरा ये छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको, ये पैलेस्तीन है। ठीक है, और एक एक गाजा स्ट्रिप है जो यहाँ पर भी पैलेस्टीन बोला जाता है। तो यहीं पर से इतनी लड़ाइयाँ चल रही है, बुरे हाल है यहाँ पर। गाजा से इधर रॉकेट मारा जाता है, इधर से इधर रॉकेट मारा, गाजा में इतने सारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, अलग अलग चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल को भी इसराइल ने पूरा कैप्चर करके रखा है कि नहीं हम अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत टाइम से चल रहा है। मुस्लिम्स और यहूदी जो कि जूस है उनके बीच में। मोदी को मोस्ट वर्ल्ड टूर मेडल भी मिलने चाहिए। मिलेगा मिलेगा, मिलेगा, ये भी मिलेगा। ठीक है जी, ये देख लिया आपने कहाँ पर है मेडिटेरियन सी, और ये इसराइल, और ये क्या आपका पैलेस्तीन। तो इंडिया ने दोनों तरफ से मेडल ले लिए हैं। ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, चलें आगे। ठीक है जी, अब ये आता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026।
टाइम्स वुमेन एक मैगजीन होती है, वो निकालती है पूरा साल का, तो इसने निकाला है इस बार टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026, जिसमें 16 वुमेन्स का नाम है, उनमें से क्या तीन जो है इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन की कौन कौन सी है? सबसे पहले रेशमा सुहानी जी, ये है रेशमा सुहानी जी। आगे क्यों जा रहा है? रेशमा सुहानी जी, ठीक है जी। दूसरी दूसरी है डॉक्टर रेशमा केलवर्मानी जी, तो ये है डॉक्टर रेशमा केलवर्मानी जी। ठीक है, तीसरी है सफीना हुसैन जी, तो ये है सफीना हुसैन। ये तीनों के तीनों नाम याद रखना आपको, ये पूछा जा सकता है इंडियन, और ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने क्या क्या करा है, पर मैंने इनकी बैकग्राउंड लिख दी है। जब आप पीपीटी पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। कुछ नहीं करा है यूएस में इन्होंने। इन्होंने सफीना हुसैनी मुंबई में क्या करा है, नॉन मुंबई बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये चलाती है, एजुकेट गर्ल्स, जिन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा काम करा है सफीना हुसैन जी ने। दूसरी है डॉक्टर रेशमा, इन्होंने क्या करा है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसकी, वर्टिस फार्मास्यूटिकल्स। तो वर्म उन्होंने क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम किया होगा, तो इनको मिला है। तीसरी है रेशमा सुजानी जी, तो इन्होंने क्या है, एक ये सीईओ है किसकी, मॉम्स फर्स्ट की, फाउंडेशनल क्रिएटर है किसकी, गर्ल्स हु कोड। ठीक है, वो कुछ नहीं है, इन्होंने ये चीजें करी है। एक्नॉलेज द फॉर परसिस्टेंट एंड डीप स्ट्रक्चरल केयर क्राइसिस दैट सिस्टमेटिकली हिंडर्स वर्किंग मदर्स। तो वर्किंग मदर्स का इन्होंने कुछ काम किया होगा, ये तीन नाम याद रखना, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, या ये पूछ लेंगे कि 16 अभी टाइम ऑफ द टाइम वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड रिलीज हुआ था, उसमें कितनी वुमेन्स को दिया गया है, तो 16 को दिया गया है, और तीन इंडियन ओरिजिन के हैं। हो गया क्लियर? चलते हैं आगे। इकोनॉमी सेक्शन आ गया, इकोनॉमी पढ़ लेते हैं। चलिए जी, अब क्या है, इंडिया ईयू का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया है दोनों को, इंडिया और ईयू। ठीक है, जो इंडिया है और यूरोपियन यूनियन है, इन दोनों ने क्या कर दिया, अपने को एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग दे दिया है 5 साल के लिए। ये न्यूज में था इसलिए मैंने डाल दिया है। 5 साल का मतलब क्या है कि 5 साल तक ये मोस्ट फेवर्ड नेशन रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के एक डब्ल्यूटीओ के अंदर एक प्रिंसिपल है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे टैक्सेस से रिलेटेड। इसका ये मतलब नहीं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब कि आप मोस्ट फेवर्ड नेशन तो हम आपके टैक्सेस जीरो कर देंगे, या फिर आपको कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे या टैरिफ ही नहीं लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा होगा, इस मोस्ट फेवर्ड नेशन का अगर टैग दिया जाता है किसी भी स्टेट को, तो हम क्या करेंगे, उससे नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज लगाएंगे। अब इसमें मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ईयू के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या करा है, साइन कर दिया। ठीक है, स्टेटस दे दिया। अब ऐसी एक जापान है, जो कि डब्ल्यूटीओ की एक कंट्री है, ये डब्ल्यूटीओ के अंदर है, सारा डब्ल्यूटीओ के अंदर ही हो रहा है। तो अगर हम जापान के लिए टैक्सेस या इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करते हैं, जैसे हम 10% थी, तो अब 10% से हमने क्या कर दिया, 5% कर दिया, तो हमें ये चीज ऑटोमेटिकली ईयू के लिए भी करनी पड़ेगी, बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी के क्वेश्चन के हमें ईयू के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन दे रखा है, और ये जापान जो है डब्ल्यूटीओ का ही क्या है, मेंबर है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर के लिए अगर कोई भी पॉलिसी लाते हैं या कुछ करते हैं, तो हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन है उसके लिए भी करना ही पड़ेगा, ऐसे ही जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं। ठीक है, ऐसा इसके अंदर कहा जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर? तो जो भी डब्ल्यू अगर हम किसी भी एक कंट्री के लिए करेंगे वो चीज, जो डब्ल्यू का मेंबर है, अगर उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग दिया गया है, तो हम उसे दूसरे के लिए भी करेंगे, जितने भी हमारी डब्ल्यू की मेंबर्स है। तो देख लिया यहाँ पर, इट इज अ फंडामेंटल रूट ऑफ डब्ल्यू दैट प्रमोट नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अंडर दिस प्रिंसिपल ए कंट्री ग्रांट्स ट्रेड एडवांटेज सच एज लोअर टैरिफ्स, easier market access to one trading partner, it must extend the same advantage to all the W2O members। सारे W2O members को एक्सटेंड करना पड़ेगा वो चीज। ठीक है जी, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है जी, मोस्ट फेवर्ड नेशन अगर क्वेश्चन आता है तो किसको दिया है, अभी यूरोपियन यूनियन को दिया गया है। चलते हैं आगे। अब देखिए, थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में न्यूज में आया, तो थोड़ा सा ये आ सकता है। तो यूरोपियन यूनियन में अभी कितने मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स हैं। 28 थे, पर किसने एग्जिट कर दिया है, इसने एग्जिट कर दिया है। ये है कंट्री, कौन है, यूनाइटेड किंगडम ने एग्जिट कर दिया है। ठीक है जी, ये सारी की सारी कंट्रीज हैं, जिन जिन का नाम यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है वो कंट्रीज है। तो अभी 27 कंट्रीज है। कई बार क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज है, तो 27। इनका हेडक्वार्टर है ब्रुसल्स, बेल्जियम में,
और इनकी प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है इस टाइम पे, उर्सुला गर्त्रुथ। और जो इनके प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, अलग अलग बॉडीज है, एंटोनियो जी। ठीक है जी, ये जर्मनी की है आई थिंक, और ये है पोर्टुगल की आई थिंक। ठीक है जी, तो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल आप याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, इनकी फोटो मैंने लगाई थी ना यहाँ पर पीछे। तो ये है प्रेसिडेंट, ये फीमेल वाली है, ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। इन्हीं का नाम है उर्सुला जी, और इनका नाम है एंटोनियो जी। ये जर्मनी की है और ये पोर्टुगल की है। ठीक है जी, दोनों के दोनों मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं। ये एफटीए साइन कर ले, आप तो किसी और को अगर टैरिफ किसी के डाउन करे तो हमारे भी करने पड़ेंगे भाई। ठीक है जी, अरे ऐसे ही ईयू भी रेसिप्रोकेट करेगा, अगर ईयू किसी और कंट्री के लिए, WTO कंट्री के लिए टैरिफ डाउन करता है तो इंडिया के लिए भी करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको ईयू कैसे वो करती है, कि ऑपरेट करती है। अब ईयू के अंडर में क्या होता है, इतनी सारी कंट्रीज तो है, तो इसके अलग अलग बॉडीज हैं। बॉडीज में सबसे पहले जैसे हम देख लेते हैं, ईयू की एक वो है यूरोपियन कमीशन, जो ये दिख रहा है आप। तो यूरोपियन कमीशन अगर हमें पहले ड्रॉ कर लेना इंडिया के लिए, तो वो एक कैबिनेट है एक। यूरोपियन कमीशन जो है वो एक कैबिनेट है। कैबिनेट मतलब जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, जो पॉलिसी बनाएगी, हमारे जो लॉज हैं वो प्रपोज करेगी। ठीक है, वो यूरोपियन कमीशन का काम हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आती है हमारी क्या, पार्लियामेंट, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट है, वो अलग बॉडी है। यूरोपियन पार्लियामेंट वो अलग बॉडी है। उसका काम क्या है, वही कि डिस्कस करेगी, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में डिस्कस होता है कि लॉ डिस्कस हो रहा है, इसमें कौन सा अमेंडमेंट होंगे, ये कौन से चेंजेस करेंगे, सबके लिए इसमें ये प्रोविजन भी होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद सब अगर सहमति दे देते हैं तो लॉ बन जाता है। तो ऐसी है यूरोपियन पार्लियामेंट कर दी। एक काउंसिल ऑफ यूरोपियन भी है, वो भी ऐसे ही काम करती है पार्लियामेंट की तरह, काउंसिल ऑफ ईयू। वो भी, इन दोनों का काम सेम चीज है, लेजिस्लेशन का, कि मतलब ये डिस्कस करेगी लॉज को, और कुछ चेंजेस हो गए तो वो करे। यूरोपियन कमीशन का काम क्या है, इसका काम है कि प्रपोज करती है लॉ, और क्या करेगी, ये इम्प्लीमेंट भी यही करती है। इम्प्लीमेंट एंड प्रपोजल, ये यूरोपियन कमीशन करती है। ठीक है जी, और लास्ट में इसमें आती है यूरोपियन काउंसिल, एक अलग से बॉडी है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल में क्या होता है, जो जो भी हमारे इन सारे स्टेट के प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो सारे के सारे होते हैं, और वो मीट कब करते रहते हैं। ठीक है, पीएम एंड प्रेसिडेंट। किसी कंट्री में प्रेसिडेंट होते हैं, किसी में पीएम होते हैं, किसी में चांसलर होते हैं, हेड मतलब स्टेट ऑफ हेड मीट करते हैं, वो होती है हमारी यूरोपियन काउंसिल। तो ये ऐसे वो करती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक कम्युनिटी है, इतने सारी कंट्रीज ने मिलकर एक इकोनॉमिक यूनिट्स स्टैब्लिश कर दी है, उसे बोला जाता है यूरोपियन यूनियन। इतनी सारी कंट्रीज है उसमें। ठीक है, और जो ये फॉर्म हुआ था यूरोपियन यूनियन, जो पहले इसका नाम था यूरोपियन कम्युनिटी कम्युनिटी इकोनॉमिक कम्युनिटी नाम था इसका, जो कि 1958 में फॉर्म हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इसको बनाया गया था, क्यों, बहुत डिवास्टेशन हुआ था यहाँ पर, जब जर्मनी ने पूरा अटैक कर दिया था, इधर से उधर, उधर से इधर, तो बहुत डिवास्टेशन हुआ था, तो इसीलिए इन्होंने एक इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टैब्लिश करी थी 1958 में, जिसको आई थिंक नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ऐसे करके धीरे धीरे करके ये पूरा ईयू हो गया। ठीक है, जो फाउंडिंग मेंबर थे वो कौन थे, बेल्जियम था उसमें फाउंडिंग मेंबर, ये रहा आपका बेल्जियम। शायद से जर्मनी था, फ्रांस था, लक्समबर्ग था, इटली था, और कौन सा है, नीदरलैंड था आपका फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, तो ये सारे इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे उस टाइम। अब धीरे धीरे करके तो पूरा एक्सपैंड हो गया। ठीक है जी, तो यूके नहीं है यहाँ पर, और एक और कंट्री है, कौन सी कंट्री है, नॉर्वे। नॉर्वे भी इसका पार्ट नहीं है, देखो यहाँ पर नॉर्वे का नाम नहीं है ना लिखा हुआ। और ये सारी है, स्पेन है, इटली है, अल्बेनिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, बल्गेरिया, टर्की, ग्रीस, साइप्रस, माल्टा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड। ये सारी कंट्री ईयू का पार्ट है। ये टोटल कितनी है, 27। हो गया क्लियर जी, किसी को डाउट? इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत, कि आप कभी इसके बारे में पढ़ेंगे क्यूरियोसिटी में तो यूट्यूब में पढ़िएगा, तो आपको ढंग से समझ आएगी यूरोपियन का कैसे काम करती है। चलते हैं आगे। आगे ट्रेंडिंग पर्सन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन अभी न्यूज में रहे, तो वो रहे हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या स्मार्ट लग रहे थे देखो दाढ़ी में। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज में, क्यों इन्होंने क्या करा है, अभी इनका यूट्यूब चैनल है जो सरपास कर दिया गया है 30 मिलियन सब्सक्राइबर इन यूट्यूब चैनल। तो ये क्या हो गए, वर्ल्ड के मोस्ट फॉलोड सब्सक्राइब्ड ग्लोबल लीडर हो गए
वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में, जो कि यूट्यूब में। तो यूट्यूब में कोई भी वर्ल्ड लीडर इनसे ऊपर नहीं है, ये सबसे ऊपर है। इनके सब्सक्राइबर कितने हो गए? 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए इनके। ठीक है जी। तो ये वर्ल्ड लीडर में कोई सभी ना, इनसे ऊपर ट्रम्प है, ना चाइना वाले हैं, ना आपके रशिया वाले हैं, ना कोई है। तो सबसे ऊपर ये है वर्ल्ड लीडर में नरेंद्र मोदी जी। यूट्यूब में अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधा, कौन यूट्यूब में सबसे ज्यादा फॉलो कौन होता है वर्ल्ड लीडर, तो वो हो गया कौन? नरेंद्र मोदी जी। सेकंड नंबर पे जैर बोल्सोनारो। ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ब्राजील के प्रेसिडेंट है। ठीक है। ठीक है। ये सेकंड मोस्ट फॉलोड है वर्ल्ड लीडर ऑन यूट्यूब। ठीक है जी। ठीक है। ऐसे इंस्टाग्राम पे भी मोस्ट फॉलोड है। पीएम मोदी बिकेम द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ग्लोबली टू सिक्योर 100 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं इतने सारे। ओनली आईटी का कमाल, हाँ वही सही बात है, एकदम आईटी का कमाल है भाई। पता नहीं बॉट्स वगैरह ना हो इतने सारे बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है जी। तो ये 100 मिलियन सब्सक्राइबर है, आधे ज़्यादा तो बॉट ही होंगे। ठीक है। तो पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम कब ज्वाइन करा था? 2014 में ज्वाइन करा। यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी 2014 में ज्वाइन करा था। बस इतना ही याद करने की जरूरत है, इसमें फालतू की हम पीएचडी नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। इन ट्रेंडिंग डेज में इंपॉर्टेंट डेज क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब आया था? मार्च 3 में। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आप याद रखना। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च 3 में। और इसकी ऑफिशियल थीम क्या थी? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आप याद रखना इसको। और इसकी ऑफिशियल थीम भी आप याद रखना। तो ये मनाया क्यों जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? तो ये मनाया इसलिए जाता है तो कोमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ साइट्स। साइट से किया गया ट्रीटी है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जो कि मार्च 3 में अडॉप्ट हुई थी। ठीक है। इसके लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 2026 कब हुआ था? मार्च 3 में। ठीक है जी। इसकी थीम जो है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ एंड हेरिटेज लाइवलीहुड। थोड़ा सा साइट्स के बारे में पढ़ लीजिए, इसका नाम पढ़ लीजिए पूरा क्या। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना, 1917 मार्च, देखो मार्च है ना, मार्च 3, तो मार्च 3 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कर रहे हैं। मार्च 3 1973 में साइन अडॉप्टेड हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये क्या है? लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है सबके लिए, जो भी इसे अडॉप्ट करेगा, साइन करेगा, तो उसको लीगली बाउंड होना पड़ेगा। तब ये है क्या जी? इसमें क्या है, साइट्स में क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड प्लांट है, उसका अगर ट्रेड होता है, कहाँ? ऑल ओवर द ग्लोब कहीं भी ट्रेड हो रहा है, तो उसकी एक्सटिंक्शन या उसकी सर्वाइवल पे बात ना आ जाए। मतलब ऐसा ट्रेड हो कि सस्टेनेबल ट्रेड हो। ठीक है। ग्लोबल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल डज नॉट थ्रेटन इट्स सर्वाइवल। मतलब ऐसा ना हो कि उसकी सर्वाइवल ही खत्म हो जाए अगर हम उसका ट्रेड शुरू कर दें। कई बार होता है ना ट्रेड करने के लिए कि भाई हाथी का दांत काट दिया जाता है, आपकी तरह हमारे आसाम की तरफ से राइनो का सिंग काट दिया जाते हैं। तो वो बेचारे सिंग काट देते हैं, तो फिर कई बार ऐसी हो जाती है कि इतने इनह्यूमन तरीके से काटा जाता है कि उनकी डेथ ही हो जाती है। तो अगर ट्रेड हो रहा है पर बेचारे उनको मार दिया जाए, तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा वह एनिमल ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसी प्लांट्स के लिए भी है कई बार कि ऐसा ट्रेड हो रहा है, वो सारे प्लांट स्पीशीज ही खत्म होगी। तो ये वो एग्रीमेंट है जो इन चीज़ों को बचाता है कि हमारा ग्लोबल ट्रेड ऐसा होना चाहिए कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का एक्सटिंक्शन ना हो, उनके सर्वाइव रहे हो। ठीक है जी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। ट्रेंडिंग प्लेसेस, कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेस न्यूज़ में रही है? तो सबसे पहली है इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज। मतलब एक ऐसा विलेज है इंडिया में जहाँ कोई भी कास्ट नहीं है। इसने अपने आप को खुद डिक्लेयर कर दिया है कि हम कास्ट फ्री विलेज हैं। ये कहाँ है? इसका नाम है साउंडौला विलेज, आलियानगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है ये। ठीक है जी। आलियानगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन से स्टेट में अभी रिसेंटली इंडिया फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज आया है? तो महाराष्ट्र स्टेट में। अगर विलेज पूछ लेंगे तो साउंडौला विलेज। विलेज मुश्किल से पूछें, महाराष्ट्र स्टेट जरूर पूछेंगे। इसका मोटो क्या? आमची जात मानव, मतलब मेरी कास्ट ह्यूमैनिटी है, इसका इंग्लिश में मतलब है। ये मराठी लैंग्वेज में लिखा है, आमची जात मानव, आमची जात मानव। ट्रांसलेट है माई कास्ट इज ह्यूमैनिटी। कितनी अच्छी बात है ना। कोई कास्ट नहीं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो ये ग्राम सभा ने एक मीटिंग हुई थी, उसमें डिक्लेयर कर दिया कि हम कोई भी कास्ट नहीं रखेंगे। ठीक है। आलियानगर डिस्ट्रिक्ट में है, पहले से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। आर्टिकल 15 और 17 पढ़ लीजिए। आर्टिकल 15 में डायरेक्ट लिखा है, जो कि किसके अंडर आती है? आर्टिकल 15 एंड 17 किसके अंडर आता है? भाई लिखिए, फटाफट कमेंट में लिखिए प्लीज, जल्दी जल्दी टाइप करिए। कौन से पार्ट के अंदर आता है हमारा आर्टिकल 15 एंड 17 कॉन्स्टिट्यूशन में?
नहीं लिख रहा है कोई? पार्ट 3, वेरी गुड, पार्ट 3 के अंदर आता है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 3, वेरी गुड वेरी गुड। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। इसमें क्या लिखा गया है? आर्टिकल जो 15 है, और पहला आर्टिकल हमारा कौन सा है? ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट शुरू होती है ना, तो आर्टिकल किससे शुरू होती है? 14 से शुरू होती है। ठीक है, जिसमें है राइट टू इक्वालिटी वाला। द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट राइट टू इक्वालिटी। ठीक, पता नहीं क्या जो भी है, पर आर्टिकल 14 से शुरू होता है। आर्टिकल 15, फिर आर्टिकल 16 आता है, फिर आर्टिकल 17 आता है, ऐसे ऐसे करके आर्टिकल आई थिंक 30 तक जाता है, नहीं 32 तक जाता है, 32 तक हमारी लास्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, मतलब स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा सिटीजन के खिलाफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, इनके बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट। स्टेट की बात हो रही, फंडामेंटल राइट्स आर फॉर स्टेट। ठीक है, स्टेट नहीं डिस्क्रिमिनेट। और आर्टिकल 17 क्या? अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं होगी स्टेट में। स्ट्रिक्टली अबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, मेक्स ए प्रैक्टिस एनी फॉर्म इज पनिशेबल ऑफेंस, मतलब अगर कोई भी अनटचेबिलिटी करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। तो आर्टिकल 17 में लिखा है। ठीक है जी। अब मैंने ये कैसे याद करा था जब मैं पढ़ रहा था, तो आर्टिकल 15 तो एक मैंने निमोनिक बनाया, वो तो मैं खैर भूल गया, पर आर्टिकल 17 मैंने ऐसे याद करा था। 17 बोलते हैं ना, 17 बोलते थे हिंदी में। 17 में खतरा, खतरा तो खतरा में अनटचेबिलिटी आ जाता है, खतरा में पनिश मिलेगा। आर्टिकल 21 प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, आर्टिकल 21 में होता है राइट टू लाइफ होता है। ठीक है, कल भी हमने इसका पढ़ा था, राइट टू डाई, राइट टू लाइफ, मतलब राइट टू लाइफ होता है आर्टिकल 21 के अंडर। जो कि जितने भी हमारा स्टेट अगर कुछ भी वो ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, तो वो हमारी लाइफ, राइट टू लाइफ से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हमने स्लाइड पढ़ी थी, राइट टू लाइफ के अंडर राइट टू ह्यूमेन, ना राइट टू सेफ हाईवे इंक्लूड हुआ था। और एक आई थिंक कल भी एक था, राइट टू डाई इंक्लूड हुआ था, जो कि एक हरीश राणा केस में था कि राइट टू लाइफ होता है, तो राइट टू क्या होता है? हमारा राइट टू डाई भी होता है। तो ये हमारा क्लियर लिखा हुआ है किसमें? आपके राइट टू लाइफ होता है, जो कि आर्टिकल 21 में है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। राइट टू लाइफ में क्या लिखा है? आर्टिकल 21, ठीक है, कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एशिप्ड बाय लॉ। कि मतलब स्टेट क्या कर सकता है? आपकी जो पर्सनल क्या है, लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, उसको स्टेट नहीं छीन सकता अनटिल एंड अनलेस कोई एक लॉ लाया जाए। ठीक है, लॉ के थ्रू हो सकता है, पर वो भी लॉ जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? एक फेयर लेजिस्लेशन होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया। तो आर्टिकल 21 रिलेट्स टू फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है जी। और इसके अंदर फिर आता है 21A आती है, राइट टू क्या? एजुकेशन भी है। राइट टू एजुकेशन 21A है, और राइट टू लाइफ आपका 21 है। ठीक है, राइट टू लाइफ और 21A जो है वो RT ही है, राइट टू एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 21A आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, या फिर राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 21 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इट guarantees fundamental right to life and personal liberty, stating that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। ये both citizens and foreigners के लिए है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। अब ये इंपॉर्टेंट प्लेस में स्टेट ऑफ हॉर्मुस। अब ये तो इतनी बार न्यूज में आ चुका है। कहाँ है भाई ये? एक तरफ गल्फ है ओमान है, एकदम पर्शियन गल्फ है। ठीक है, अगर आगे चले जाए तो वाइडर क्या आता है? इंडियन ओशन आ जाता है। ठीक है, किसको कनेक्ट कर रहा है ये? ठीक है, एक तरफ हमारा वो तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या हुआ था इसमें? शट डाउन कर दिया है किसने? ईरान ने शट डाउन कर दिया है इसको, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोका हुआ है। ठीक है, पर यहाँ से बहुत सारे हमारे ऑयल और क्या गैस जाती है इस एरिया से, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है हर स्टेट में। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ से ले जाती है? सऊदी अरेबिया ले जाती है, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, ईरान। ठीक है जी, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में
ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से तो आप इसको रट के चले जाना कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, कौन कौन सी बॉर्डर कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ओमान है एक तरफ यूएई है, और एक तरफ क्या है, ईरान है। तो तीन ही कंट्री बॉर्डर करिए इसको, ये क्वेश्चन पक्का है। कौन कौन सी बॉर्डर करती है कंट्रीज? तो एक तरफ ऊपर की तरफ आप इमेजिन करिए ईरान है, नीचे की तरफ में कौन कौन सी है, यूएई एंड, हाँ दूसरा कौन सा है, ओमान। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखिए, ये आ गया पर्शियन गल्फ। तो ये है हमारी पर्शियन, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये हमारी पर्शियन गल्फ है इधर वाली, और ये है गल्फ ऑफ ओमान। अब देखो यहाँ पर ये छोटा सा जो मैंने बताया था ना आपको पहले ही बताया, ये है ओमान। ये ओमान की टेरिटरी है, वैसे तो ओमान ये है, ये वाला एरिया, पर ये टेरिटरी ओमान की है यहाँ पर छोटी सी, इसीलिए बोला जाता है कि ओमान भी कहाँ पर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है। और ये है यूएई, तो यूएई की टेरिटरी यहाँ तक है, और ऊपर वाला तो पूरा ईरान है। तो तीन कंट्री इसे बॉर्डर कर रही है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आएगा तो आप मार्क कर देना, ईरान है नॉर्थ में, नीचे की तरफ में कौन सी है, ओमान एंड यूएई। अब इसमें क्या, 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल पेट्रोलियम यहाँ से पास होता है, और ऑलमोस्ट 80% ऑफ पेट्रोलियम हमारा जो आ रहा है बाहर से वो यहाँ से आता है, और 90% गैस भी यहीं से आ रही है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि बंद कर दिया गया है किसने, ईरान ने। कुछ कुछ वेसल आते हैं, उसके लिए हमारे इंडियन नेवी ने दो ऑपरेशन लॉन्च कर रखे हैं, ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, ये देखिए यानी लिखा भी है ऑपरेशन संकल्प, इंडियन नेवी ला रही है हमारे शिप्स को हाथ पकड़ के कि भाई चलो, कहाँ गुम हो गए थे इतनी देर से, वहां सब चिल्ला रहे सिलेंडर कहाँ, सिलेंडर कहाँ, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। तो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी जो जा रही है वहां पर पकड़ पकड़ के ला रही है सबको, या एस्कॉर्ट करके ला रही है, जो नॉर्मल प्रोफेशनल टर्म है। चलिए जी, आगे चलते हैं। स्टेप हॉर्मोस क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। कहाँ गया माउस? चलिए जी, अब आया नेक्स्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ हुआ है, नाम से ही पता लग रहा है कि नोएडा में हुआ होगा सर। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है, लोकेटेड है जेवर में। जेवर क्या है, नोएडा से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे आप, तो वहां पर जेवर है, ये यूपी के अंदर ही आता है। तो ये बन रहा है वहां पर, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले एक ही वहां पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, जो कि दिल्ली में आईजीआई से बोला जाता है। ठीक है, पर अब दूसरा बन रहा है जिसको बोलते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या इसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जा रहा है। इसको बना कौन रहा है, हेल्प कौन रहा कर रहा है बनाने में, इसको ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनाने में हेल्प कर रही है। ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसे स्विस बेस्ड कंपनी है जो कि बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है जी, बना कौन रहा है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसको होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी है जो कि इसको बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है जी, क्लियर है भैया, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, चले आगे, चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया। फर्स्ट इसमें है भारतीय जीपीटी नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये क्या है, कुछ नहीं है भाई, एक एआई पावर्ड सिस्टम बनाया गया है जो कि क्या करेगा, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा को सेव करेगा, प्रिजर्व करेगा, डिकोड करेगा और प्रमोट भी करेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिया, एंशियंट इंडिया जो भी बोलो, या जो भी उसके लैंग्वेजेस हो गए, कल्चर होंगे, उसको ये सेव कर देगा। तो एआई पावर्ड इकोसिस्टम है जिसको बोला जा रहा है भारतीय जीपीटी। ठीक है, बनाया किसने, क्या, इमर्स एआई, भारतीय एआई फाउंड्री लैब ने बनाया है। ठीक है, इन्होंने बना रखा है और इन्होंने ये लॉन्च किया है। तो ये इंडियन कल्चर से रिलेटेड है कि ये प्रमोट करेगा किसको, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर, इंडियन सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम को ये प्रमोट करेगा, प्रिजर्व करेगा, डिकोड करेगा। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर आपको। भारतीय जीपीटी किसने बनाया, इमर्स एआई, भारतीय एआई फाउंड्री लैब ने बनाया गया है। क्वेश्चन यही आ सकता है किसने बनाया या किससे रिलेटेड है। ठीक है जी, कोई भी डीआरडीओ वगैरह या कोई मिनिस्ट्री का नाम नहीं है, प्राइवेट एंटिटी ने बना रखा है। तो इमर्स एआई भारतीय एआई फाउंड्री लैब आप मार्क कर देना आपसे। ठीक है जी, थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है नैनो बनाना टू, ये न्यूज में था तो इसलिए मैंने डाल दिया। अब ये क्या है, ये गूगल का एक वो है अपग्रेडेड वर्जन। ठीक है, नैनो बनाना क्या है, पहले इसका नैनो बनाना का पहला वाला वर्जन आता है, अब आया था दूसरा वर्जन जो कि नैनो बनाना 2 है। इसमें क्या है, ये फ्लैश इमेज जो मतलब इमेजेस हैं उनको और अच्छे तरीके से बना रहा है, हाई एफिशिएंसी होगी, लेटेस्ट हाई एफिशिएंसी इमेज जनरेशन का कन्वेंशनल एडिटिंग मॉडल है। ये मॉडल है किसका, जेमिनाई का ही मॉडल है। ठीक है, जो गूगल का क्या एआई है, उसको बोल दिया नैनो बनाना। तो ये क्वेश्चन आएगा तो भाई याद रख लेना कि किसका है, गूगल का है, किससे रिलेटेड है, इमेज से रिलेटेड है, नैनो बनाना।
ठीक है, पहले नैनो बनाना आया था, फिर नैनो बना प्रो आया, अब नैनो बनाना 2 आ गया, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी अच्छी इमेज बना दे रहा है। ठीक है, तो ये गूगल का है। और कुछ नैनो बनाना 2 इज हियर किलर एआई अपग्रेड, देखिए तो ये इमेज से रिलेटेड है। ठीक है, इमेज बनाएगा भाई, जो भी आप इसे प्रॉम्प्ट देंगे उसके लिए ये एकदम से क्लियर इमेज बना देगा। एक चीज बोलेंगे, मेरी आवाज आ रही है आपको? या मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्लियर है आवाज? ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज ही चली गई है। ठीक है ठीक है, थैंक यू प्रॉम्प्ट रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। नैनो बनाना 2 हो गया क्लियर। ठीक, कुछ नहीं है, गूगल का एक वो है एआई मॉडल जो कि इमेज से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट आ गया समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये है हमारा सेगमेंट समिट, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट है रसीना डायलॉग। ठीक है, ये 11th एडिशन हुआ है अभी रसीना डायलॉग का। ठीक है, कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, ये हमारा अपना ही है। ठीक है, इसकी जो थीम याद रखना आप, संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, ये इसकी थीम है, संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट, 3A ऐसे याद रख लेंगे आप, S3A। ठीक है, तो ये ऐसे, तो इसमें जो क्या है रसीना डायलॉग में भाई होता कुछ नहीं है, बाहर की कंट्रीज आएंगे, कुछ पॉलिसी मेकर्स आएंगे, ग्लोबल लीडर्स आएंगे और क्रिटिकल इश्यूज में डिस्कस करते हैं जो कि स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये रहा है, हमें कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे स्ट्रैटेजी के हमें ये करना चाहिए, टेररिज्म खत्म करना है, ये कुछ नहीं हो रहा, मीटिंग्स ही हो रही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि रसीना डायलॉग कहाँ हुआ है। पहले तो ये होता न्यू दिल्ली में ही है हर समय। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, रायसीना। रायसीना किसको बोला जाता है? जहाँ एक हिल है, जहाँ पर पूरी की पूरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, जहाँ पर हमारा पीएमओ हो, हमारी जितनी भी मिनिस्ट्री है, उसे रायसीना। आप अगर वहाँ न्यू दिल्ली गए होंगे ना, तो जहाँ पर वो है, कौन क्या नाम रख दिया अब उसका, अब तो शायद से विजय पथ रख दिया या कुछ भी रख दिया। तो जहाँ पर हमारा गेट, इंडिया गेट है ना, तो उसके सामने इतनी बड़ी ये इंडिया गेट वाली लेन, इसको विजय पथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब तो नाम चेंज कर दिया, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको सामने क्या दिखता है, पूरा का पूरा मिनिस्ट्रीज वगैरह का वो दिखता है, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स वगैरह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाइट में है, ऐसे ऐसे करके हाइट है हल्की सी, उठता है ये ऐसे। तो इसी वाले को एरिया को रसीना हिल बुलाया जाता है, क्योंकि ये पहले जो ये अरावली का पार्ट था, उसको काट काट के इन्होंने यहाँ पर जब दिल्ली में तो इरोड हो चुकी है, बहुत बुरी तरीके से इरोड हो चुकी है अरावली हिल्स, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की हमारी क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोला जाता है अरावली हिल्स को, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो ये अरावली का ही पार्ट है, तो इसीलिए इसे रसैना हिल बोला जाता है इस एरिया को, जहाँ जहाँ पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या हमारी हमारी क्या है, पार्लियामेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बनाया है, इस डायलॉग का नाम रख दिया रायसीना डायलॉग भी रख दिया इसका नाम। ठीक है, तो आपको थीम याद होगी, वेन्यू याद हो गया, कौन सा एडिशन है, 11th एडिशन है, ये याद हो गया। अब क्या है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे चीफ गेस्ट थे, वो कौन थे, हमारे फिनलैंड से आए थे, इन जिनका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। ये है प्रेसिडेंट है फिनलैंड के। फिनलैंड पता है ना कहाँ है? नहीं पता? मैं बताता हूँ आपको फिनलैंड का है। चलते हैं फिनलैंड घूमने। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं यूरोप, यहाँ से फ्लाइट पकड़ी और सीधे पहुंच गए यूरोप। तो ये है आपका यूरोप, यूरोप में फिनलैंड है, ये रहा, ये है फिनलैंड यहाँ कोने में। ठीक है ठीक है, ये वाला फिनलैंड है। इसकी जो वो है क्या है, कैपिटल वो है हेलसिंकी। हेलसिंकी इनकी कैपिटल है। तो ये फिनलैंड आपको है, यहाँ से आर्टिक पूरब है, ये नॉर्वेजियन सी, ये आइसलैंड। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड, जिसको अभी ट्रम्प हथियाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, ग्रीनलैंड ले लूंगा, ऐसे ऐसे करके। ग्रीनलैंड डेनमार्क की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब टेरिटरी है, ये याद रखना है, ग्रीनलैंड यहाँ पर है, पर ये टेरिटरी किसकी है, डेनमार्क की है। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रीनलैंड किसकी ये टेरिटरी है, तो इट विल बी आंसर विल बी डेनमार्क। ये हो गया फिनलैंड आपका, जहाँ के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आ रखे थे रेसिना डायलॉग में। ठीक है, चलते हैं वापस अपने इंडिया में। तो आगे हम रैसीना हिल में वापस। तो ठीक है, ये कौन कराता है, ये देख लीजिए, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसे करवाती है। ठीक है, हर साल होता है ये। और जो पार्टनर है इनका, वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इनके पार्टनर है, ये दोनों मिलकर कराती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी पार्टनर करती है रैसीना डायलॉग में, तो आंसर विल बी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। लॉन्च ईयर कब किया था? 2016 में इसे लॉन्च किया था, और अब इसका 2016 में इसका
11th एडिशन है, 2016 में लॉन्च किया था, 2026 में इसका 11th एडिशन चल रहा है। नेम्ड आफ्टर रेसिना इन एलिवेशन इन न्यू दिल्ली दैट सर्व एज ऑफिशियल सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हाउस ऑफ राष्ट्रपति भवन। मतलब यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति भवन भी है, गवर्नमेंट इंडिया भी बैठती है। ये रसीना हिल है, ये अरावली का पार्ट रह चुकी है, अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, जो कि अब पूरे डिग्रेड हो चुके हैं, इरोड हो चुके हैं। ठीक है जी, इरोजन हो चुका है, अब तो हिल कहाँ ही दिख रही है, पर आपको एलिवेशन सा दिखेगा हल्का सा कि एलिवेट हो रही है, मतलब चढ़ाई सी आ रही है हल्की सी। तो आप जब भी जाओगे इंडिया गेट देखने, तो आप जरूर देखना इसको, ऋषिना हिल को, आपको एलिवेशन दिखेगा वहां पर। जब आप इंडिया गेट से आपने राष्ट्रपति भवन की तरफ देखना है एकदम, जैसे अगर आप इंडिया गेट में खड़े हो यहाँ पर, तो आप इस तरफ देखना राष्ट्रपति भवन का, तो आपको एलिवेशन सा दिख रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से हो रहा है। ठीक है जी, हो गया क्लियर, चलते हैं आगे। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस हुई थी अभी, कुछ नहीं, मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। और क्या, वर्ल्ड मोस्ट लार्जेस्ट इन्फ्लुएंशियल एनुअल गैदरिंग है मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल कनेक्टिविटी से रिलेटेड, कहाँ हुई है, बार्सिलोना स्पेन में हुई है। ठीक है जी, इसका थीम क्या थी, द आई क्यू एरा। ठीक है जी, स्पेन में हुई है, तो मैं आपको स्पेन एक बार घुमा देता हूँ कि स्पेन कहाँ है। ये भी हमारा ईयू का पार्ट है, और ये रहा स्पेन। ठीक है, इसकी कैपिटल है मैड्रिड। ठीक है जी, देख लीजिए, फिनलैंड यहाँ, ये देखिए कहाँ से कहाँ आ रहे हैं हम, और ये आ गया स्पेन। स्पेन से नीचे ही आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये पोर्टुगल है, और यहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है आपको स्पेन, क्लियर। तो ऐसे ही आप अपने मैप्स भी साथ में रखिए पढ़ने के लिए। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। तो बार्सिलोना स्पेन में हुई थी वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस, कई बार वेन्यू पूछ लेते हैं। और ऑफिशियल टीम क्या थी, आई क्यू एरा इसकी थीम है। हमारे मिनिस्टर कौन गए थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन गए थे, जो कि है ज्योति आदित्य राथ सिंधिया जी, इनका नाम भी बड़ा टिपिकल है। ठीक है जी, ये हमारे मिनिस्टर वहां गए थे। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बॉडी कौन होती है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है। थोड़ा सा जीएसएमए के बारे में पढ़ लीजिए, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में, जो कि यूके में है। रोल क्या है, ग्लोबल इंडस्ट्री है, जो ट्रेड रिलेटेड, किससे रिलेटेड, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से रिलेटेड ये पॉलिसीज डिस्कस कर दी है। बॉर्डर इकोसिस्टम ऑफ कंपनीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो भी ऑपरेटर है, जैसे हमारे यहाँ एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है अब तो खैर, आइडिया वोडाफोन मिला के क्या बना दिया था उन्होंने, मैं तो नाम भी भूल गया उनका। ठीक है, तो वो सब कंट्रीज जो है यहाँ पर जाती हैं, कंपनीज यहाँ पर जाती है, और डिस्कशन होता है पॉलिसी में रिलेटेड क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, ये सब वो। तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जब वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक जगह पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो वो कहाँ हुई, बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है जी, हो गया क्लियर, किसी को कोई डाउट, तो आगे चलते हैं। ये होगी आपकी एंड स्लाइड, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था ये आखिरी स्लाइड थी। तो ठीक है जी, आज का सेशन हो गया कंप्लीट। और आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि कैसा लगा आज का सेशन। ठीक है, बुरा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, जो भी है बता दीजिए प्लीज़ कमेंट में। कल तो छुट्टी है, कल आप आराम करेंगे, आगे जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप एग्ज़ाम क्लियर करिए, आराम से दिए एग्ज़ाम। और क्वेश्चन जब भी आप एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन जरा ढंग से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी आंसर मार्क करने में। जब भी